आज की ये स्टोरी देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि कुदरत से बड़ा कोई नहीं हो सकता और खुला समुद्र आपके लिए या फिर दुनिया में किसी भी इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, वो आपको कितना दर्द दे सकता है। बट बहुत प्यारा सा दर्द मैं भी आप सभी को देना चाहता हूं। आप अपने अंगूठे से लाइक बटन को थोड़ा जोर से दबाकर देखिए, क्या आपके अंगूठे को दर्द होता है या नहीं, कमेंट्स में जरूर लिखें और साथ ही कमेंट्स में पिक में भी लिख दें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड पर जाना पड़ेगा और समय आ चुका था 20 जुलाई 1968 यानी कि 20th ऑफ जुलाई 1968 का, जब सुबह सुबह इसी आइलैंड पर रहने वाले तीन भाई रोमेनो, एलिब्रेटो और मिगुएल नाम के इन तीनों लड़कों ने अपने घर से बाहर अपनी एक छोटी सी बोट जिसका नाम एल फेस्टो इन्होंने रखा हुआ था, उस एल फेस्टो को अपने घर से बाहर निकाला, पीछे गाड़ी के लोड किया और उस गाड़ी को चलाते हुए सीधा समुद्र के तट तक पहुंच चुके थे। एक्चुअल में उनको इस बोट पर सवार होकर यहां से तकरीबन 50 मील दूर दूसरे आइलैंड एल महिरो तक जाना था। तो जैसे ये लोग अपनी इस बोट को लेकर अपने घर से सीधा तट तक पहुंचे तो वहीं पर वो ट्रक भी आ चुका था जिसके अंदर कुछ एग्रीकल्चर खेती बाड़ी का सामान रखा हुआ था और इसी सामान को अपनी बोट के अंदर लोड करके एल महिरो आइलैंड तक इन तीनों को जाना था। तो इन तीनों ने जल्दी जल्दी उस सारे सामान को अपनी बोट के अंदर रखा, खुद भी बोट के अंदर सवार हुए और सीधा उस यात्रा के लिए निकल पड़े। ये यात्रा तकरीबन 7 घंटों की होने वाली थी और ये दोपहर होते होते लोग वहां पर पहुंच भी जाते। 7 घंटों का टाइम बीत चुका था, एल महिरो पर इनकी बोट पहुंच चुकी थी और वहां ले जाकर इन्होंने अपना सारा सामान जो है वहां से भरकर लेकर आए थे, उस सारे सामान को अनलोड करवाया। ये वहीं पर साइड में मौजूद एक मार्केट में गए, वहां से इन्होंने खाने पीने का सामान खरीदा क्योंकि अब इन्हें वापस 7 घंटों की यात्रा फिर से करनी थी। शाम का टाइम वैसे ही हो चुका था तो इनको घर आते आते रात होने वाली थी। खैर इन्होंने अपना सारा सामान लिया, खाने पीने की चीजें ली, वापस बोट में बैठे और ये बोट लेकर वापस अपने एल पाल्मा उसी आइलैंड पर वापस आने के लिए यानी कि अपने घर आने के लिए निकल चुके थे। लेकिन यहीं से निकलते हुए इनका ध्यान वापस तट की तरफ गया, जिस आइलैंड पर अभी ये खड़े थे उसी तट की तरफ गया और वहीं पर उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत जोर जोर से अपने हाथ हिला रहा है, कूद कूद कर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे इन तीनों लोगों ने उस आदमी को देखा तो इन्होंने सोच लिया कि ठीक है एक बार देख लेते हैं जाके, हमको क्यों बुलाना चाह रहा है, आखिर क्या भसड़ है। तो इन लोगों ने अपनी बोट को वापस घुमाया, वापस तट तक आए और उसे पूछने लगे कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम हुलियो है और एक्चुअल में उसे भी उनके साथ ला पाल्मा आइलैंड पर चलना है क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी पत्नी का एक मैसेज आया था उसके पास जिसमें वो बता रही थी कि उसकी 2 दिनों से बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही है। एक्चुअल में ये हुलियो इसी आइलैंड यानी कि एल महिरो में ही नौकरी वगैरह कर रहा था, घर से तकरीबन 50 मील दूर रहकर। तो उसने इन तीनों भाइयों से पूछा कि क्या तुम मुझे भी अपने साथ ला पाल्मा आइलैंड तक ले चलोगे, क्योंकि मैंने जिस फेरी की टिकट बुक करवाई थी उस आइलैंड तक वापस घर जाने के लिए, वो फेरी मुझसे छूट चुकी है, मैं यहाँ पर लेट पहुंचा और अब अगले 2 दिनों तक कोई फेरी वहां तक नहीं जाने वाली, तो तुम प्लीज मेरी मदद करो, मुझे अपने साथ ले चलो। तीनों भाइयों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम हमारे साथ चलो। ये बात सुनते ही हुलियो ने जो अपने साथ अपना सामान लेकर आया हुआ था वो सारा सामान इस एल फेस्टो यानी कि बोट के अंदर रखना शुरू कर दिया। सारा सामान अंदर रखने के बाद खुद भी उस बोट पर चढ़ चुका था और अब ये चारों लोग एक साथ, रात होते होते अब काफी अंधेरा भी हो चुका था क्योंकि इनको पहले ही सामान अनलोड करने में काफी टाइम लग चुका था। तो रात होते होते इन्होंने वापस अपनी बोट को स्टार्ट किया और उस जगह से वापस निकल चुके थे अपने घर जाने के लिए। तो जैसे जैसे इनकी बोट वापस समुद्र में जाते जा रही थी, तकरीबन 5 मील के बाद इन्होंने नोटिस किया कि काफी कोहरा पड़ने लगा है समुद्र में। एक बहुत ही गहरी लेयर कोहरे की समुद्र के अंदर आ चुकी है, जिसको देखकर ये काफी कंफ्यूज भी हो रहे थे क्योंकि इनको रास्ता सही से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो तीनों भाई थे ये इस तरह के सिचुएशन में काफी आदी हो चुके थे क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र से ही इस तरीके से नाव वगैरह चलाते आ रहे थे। तो इन तीनों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, हम तो बहुत लंबे टाइम से ऐसे चलाते आ रहे हैं, हमें जस्ट उस डायरेक्शन में जाना है जहां हमारा आइलैंड आ जाएगा। जिस टाइम पर इन चारों लोगों की जर्नी चल रही थी एल फेस्टो के अंदर, तो एल फेस्टो की तरफ से काफी सारे मैसेज तट पर भेजे गए थे कि हाँ हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हम ओके, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हम सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक ला पाल्मा आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। ये मैसेज मिलते ही जो कोस्ट पर नेविगेशन सिस्टम लगा तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आओ। सुबह के 9 बज चुके थे लेकिन अभी तक भी एल फेस्टो इस आइलैंड पर नहीं पहुंची थी। ला पाल्मा आइलैंड पर इस बोट का मालिक यानी कि एल फेस्टो का मालिक भी खड़ा था, जिन्होंने इस बोट को किराए पर दिया था इन तीनों भाइयों को, वो भी यहीं पर खड़ा था। वो काफी ज्यादा परेशान सा लग रहा था, वो बार बार नेविगेशन कंट्रोलर से पूछ रहा था कि कहां पहुंची वो बोट, देखो यार उसको लोकेट करो क्योंकि मैंने आगे भी इस बोट की बुकिंग ली हुई है, अगर ये बोट टाइम पर नहीं आई तो मुझे आगे वाले बंदे को फाइन भी देना पड़ जाएगा अगर उसको बोट टाइम पर नहीं मिली तो। वो बार बार नेविगेशन कंट्रोलर को पूछ रहा था कि कहां तक पहुंची, लेकिन 9 के भी अब साढ़े
10 बज चुके थे। ये बोट यानी कि एल्फेस्टो अभी तक भी ला पाल्मा आइलैंड नहीं पहुंची, जिसके बाद वहां खड़े सभी लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन होनी शुरू हुई। अपने परिवार वालों को ना आता हुआ देख उनकी टेंशन लेते हुए इन तीनों लोगों की फैमिलीज भी अब इस तट पर पहुंच चुके थे। वो भी अब बार बार नेविगेशन कंट्रोलर से पूछ रहे थे कि आप हमें बताइए वो बोट कहां पर है, आप उसको मैसेज करके पूछिए। नेविगेशन कंट्रोलर बार बार उन्हें कह रहा था कि मैडम मैं तो कब से उनको मैसेज करने की ही कोशिश कर रहा हूं, मैं तो कब से उनके पास मैसेज भेज रहा हूं, लेकिन मैं मैसेज भेज तो रहा हूं बट वहां कोई रिसीव नहीं कर रहा, मेरे मैसेज रिसीव नहीं हो पा रहे, मैं क्या करूं आप ही बताओ। हो सकता है बोट में कोई दिक्कत आ गई हो और वो वहीं अटक गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है, ये बहुत आम चीज है, समुद्र है, ये कोई हलवा तो है नहीं जो प्लेन रूट है और वो पैदल पैदल भी चल के आ जाएंगे। हो सकता है बोट में कोई दिक्कत आ गई हो, वो ठीक करके वापस आ जाएंगे, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। बार बार वो बोट का मालिक भी उसको परेशान किए जा रहा था कि नहीं यार मुझे बोट चाहिए है। जिसके बाद नेविगेशन कंट्रोलर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक रेस्क्यू बोट यहाँ से भेज देता हूँ। वो जिस रूट से होते हुए एल्महीरो तक गए थे उसी रूट पर मैं एक बोट भेजता हूँ और वो बोट जाकर देख लेगी कि आखिर एल्फेस्टो है कहाँ पर। जिसके बाद वो बोट भी वहां से निकली, रेस्क्यूअर्स उसके अंदर बैठे हुए थे, वो इधर उधर अपनी दूरबीन लेकर देख रहे थे कि आखिर एल्फेस्टो उन्हें कहीं दिखाई दिया नहीं। काफी सारे घंटे बीत चुके थे, अब शाम का भी टाइम आ चुका था, लेकिन अभी तक भी एल्फेस्टो और उसके अंदर बैठे हुए चारों लोग अभी भी ला पाल्मा आइलैंड पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन जो वो रेस्क्यू वाली बोट भेजी गई थी उसने भी घंटों तक आसपास के समुद्र में तलाशी ली, लेकिन ये एल्फेस्टो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दी। घंटों बाद उस रेस्क्यू वाली बोट ने यहाँ तट पर मैसेज किया कि जनाब हमें नहीं दिखाई दे रही है, आप बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन को भेजो। ये बात सुनते ही नेविगेशन कंट्रोलर ने हायर अथॉरिटीज में मैसेज किया कि जनाब ऐसे ऐसे बोट गुम हो गई है और उसके अंदर लोग सवार हैं और वो वापस तट पर नहीं पहुंची, वहां से तो निकल गई थी लेकिन यहां नहीं पहुंची, आप बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कीजिए। काफी सारे जहाज पानी में उतारे गए, काफी सारे प्लेन्स हवा में उड़ उड़कर एल्फेस्टो की तलाश कर रहे थे कि आखिर वो है कहां पर। सभी को टेंशन मेनली इस बात की थी कि इस बोट के अंदर यानी कि एल्फेस्टो के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनके पास खाना पानी सिर्फ 1 या 2 दिन का ही है मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम वो समुद्र में रुक ही नहीं सकते और अगर इन्हें जल्दी ही नहीं ढूंढा गया तो हो सकता है फिर हमें इस बोट के अंदर बैठे हुए लोगों की लाशें ही मिले। अगर 2 दिनों में हमने उनको नहीं ढूंढा तो हमें उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे पानी वाले जहाज, हवा वाले जहाजों को भी ढूंढने पर वो बोट नहीं दिखाई दी, वो वापस अपने तट पर लौट चुके थे। आते उन्होंने रिपोर्ट किया कि नहीं जनाब हमें तो नहीं दिखाई दी। अब यहाँ पर कुछ दिन बीत चुके थे और अब यहाँ पर सभी लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कहीं से कोई सूचना आए और हम जाकर उसके अंदर जितने भी लोग सवार थे उनकी लाशें वगैरह उठाकर लाएं, क्योंकि इस माहौल में तो समुद्र के अंदर जिंदा रहना, उनके पास खाना पानी तो था नहीं, तो उनके लिए जिंदा रहना लगभग नामुमकिन जैसा था। दिन आ चुका था 25 जुलाई का और अभी तक इन लोगों को निकले हुए 4 से भी ज्यादा दिन बीत चुके थे और अभी तक इनका रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म किया जा चुका था। 25 जुलाई 1968 की दोपहर को डुकैसा नाम का एक बहुत ही बड़ा पानी वाला जहाज अपना पूरा कार्गो लेकर समुद्र से निकल रहा था। तब यहाँ पर उसका ध्यान एक छोटी सी तैरती हुई बोट की तरफ गया और जैसे ही डुकैसा के कैप्टन ने अपनी दूरबीन निकाली और उस बोट की तरफ देखा तो वो समझ चुका था कि ये बोट जो सामने इस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई भी नेविगेटर नहीं बैठा हुआ, ये अपने आप ही समुद्र में हिचकोले खा रही है। जैसे ही उसने ये चीज देखी उसने सबसे पहले तट पर मैसेज किया कि जनाब मुझे इसी तरीके से एक लावारिस बोट दिखाई दे रही है, छोटी है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं कि उसके अंदर कोई बैठा या नहीं बैठा, अगर आप कहें तो मैं जाकर देखूं। तट की तरफ से मैसेज आया कि एक बार देख लो, क्या पता उसके अंदर कोई हो और उन्हें मदद चाहिए हो। ये बात सुनते ही डुकैसा के कैप्टन ने अपने जहाज को उस बोट की तरफ मोड़ा और धीरे धीरे कर वो जहाज उसके पास जाता जा रहा था। तो जैसे जैसे डुकैसा उसके पास गया, डुकैसा वाले कैप्टन ने देखा कि ये बोट कोई और नहीं बल्कि ये तो एल्फेस्टो ही है। उसने तुरंत तट पर फिर से मैसेज किया कि जनाब मैं तो एल्फेस्टो को यहाँ देख रहा हूँ। अब तट पर बैठे हुए लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि तुम एल्फेस्टो को कैसे देख सकते हो, जहां से एल्फेस्टो गुम हुई थी वहां से तुम्हारी लोकेशन तकरीबन 150 मील की है और वहां तक एल्फेस्टो कैसे पहुंच सकती है। डुकैसा वाले ने कहा कि जनाब मैं क्या बताऊं अब, लेकिन मेरे सामने तो एल्फेस्टो ही खड़ी है, मैंने इसका नाम पढ़ लिया है। जैसे जैसे ये थोड़ा और क्लोज गया तब यहाँ पर उस कैप्टन ने देखा कि ना सिर्फ एल्फेस्टो है बल्कि इसके अंदर जिंदा लोग भी मौजूद हैं। ये बात देखते ही उसने फिर से तट पर मैसेज किया कि जनाब इसके अंदर 4 लोग जिंदा हैं और वो हमसे बातें कर रहे हैं। तट पर बैठे हुए लोगों को बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई कि काश हमें एल्फेस्टो मिल गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, चारों लोग वापस घर आ जाएंगे। तट पर बैठे हुए लोगों ने सीधा एल्फेस्टो के जो तीनों भाई थे उनके घर पर जानकारी दे दी कि हमें एल्फेस्टो मिल गई है और तुम्हारे जो घर वाले थे वो भी सही सलामत उसके अंदर, अब जल्दी ही वो वापस इस तट पर आने वाले हैं। ये बात सुनते ही
पूरे परिवार के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और डुकैसा के कैप्टन ने और वहां दूसरी तरफ डुकैसा के कैप्टन ने अपने 2 क्रू मेंबर्स को नीचे उतारा सीधा इस बोट के अंदर और जाकर इन चारों लोगों से बात करी। इन चारों लोगों से पूछा गया कि हाँ भाई, तुम इतने दिनों से यहाँ क्या घूम रहे हो, तुम्हारी तट के ऊपर इतनी खोजबीन जारी है, तुम्हारे लिए रेस्क्यू वगैरह भी भेजा गया, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए। लेकिन पता नहीं क्यों बट इन तीनों भाइयों ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वो जस्ट इस डुकैसा के कैप्टन से ये बोल रहे थे कि हमें सिर्फ खाना पानी दे दो कुछ दिनों का, हम अपने आप घर चले जाएंगे। ये बात सुनते ही कैप्टन को थोड़ा सा अजीब भी लगा कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं, हम इनको यहाँ से निकालने आए हैं, ये वैसे ही रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन ये तो हमसे सिर्फ खाना पानी मांग रहे हैं और हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे। खैर डुकैसा के कैप्टन ने एल्फेस्टो वालों से यानी कि इन तीनों भाइयों से फिर से बात करी कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, अगर तुम्हारी बोट वगैरह खराब हो गई हो तो हम तुम्हारी बोट को टो करके किनारे तक ले जाएंगे और वहां तुम अपनी बोट को ठीक करवा लेना। लेकिन फिर से एल्फेस्टो पर बैठे तीनों भाइयों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारी बोट एकदम ओके है, हम अपने आप रास्ता पकड़ के अपने घर चले जाएंगे, आप हमें सिर्फ कुछ दिनों का खाना पानी दे दो। अब बेचारा डुकैसा का कैप्टन क्या ही करता, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वापस उसके दोनों क्रू मेंबर्स अपने जहाज पर चढ़े, वहां से काफी सारा खाने पीने का सामान नीचे उतारा गया, एल्फेस्टो पर रखा गया। एल्फेस्टो पर मौजूद चारों लोगों को यह खाना पानी संभलवाया गया। अभी तक वो जिंदा कैसे थे मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। खैर सारा खाना पानी रखवाने के बाद डुकैसा के दोनों क्रू मेंबर वापस अपने जहाज पर चढ़ चुके थे। कैप्टन ने अंतिम बार फिर से पूछा कि अगर तुम्हें मदद चाहिए है तो मैं तुम्हारी बोट को लेकर जा सकता हूं अगर तुम चाहो तो, लेकिन फिर से एल्फेस्टो ने मना कर दिया और ये बात होते ही डुकैसा वहां से निकल चुका था और एल्फेस्टो वापस अपने रास्ते पर निकल चुका था। डुकैसा के कैप्टन ने तट पर मौजूद लोगों को यह सूचना दी कि हमारी इनसे बात हो चुकी है और ये वापस अब घर के लिए निकल चुके हैं, हमने इनको मदद ऑफर करी थी लेकिन इन्होंने मना कर दिया, बट पता नहीं क्यों किया, जैसे भी था वे वापस घर के लिए निकल गए हैं, हमने इनको खाना पानी दे दिया है। तट पर बैठे हुए लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड है काफी समुद्र के, वो आराम से घर पहुंच जाएंगे, तकरीबन उनको आने में 1 दिन लगेगा बट पहुंच जाएंगे। ये बात सुनते ही तीनों भाइयों के फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हुए कि चलो ठीक है, हमारे परिवार के जो लोग हैं वो सही सलामत हैं। अगला दिन आ चुका था 26 जुलाई 1968 के दिन। वापिस ये पूरा का पूरा परिवार अपना तामझाम लेकर इस तट के ऊपर खड़ा था और पूरा दिन उन्होंने इंतजार किया बट एल्फेस्टो उस तट पर आई ही नहीं। वापिस ये पूरा परिवार नेविगेशन कंट्रोलर के पास गया कि हाँ जी जनाब, एल्फेस्टो अभी तक नहीं आई, आपकी किससे बात हुई है। नेविगेशन कंट्रोलर ने कहा हम भी उसी का वेट कर रहे हैं, हमें खुद टेंशन हो रही है, अभी तक तो उनको वापस आ जाना चाहिए था, कहीं वो वापस किसी बड़ी मुसीबत में तो ना फंस गए। अगली सुबह यानी कि 27 जुलाई के दिन स्पेन के द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया समुद्र के अंदर। जहां पर डुकैसा ने एल्फेस्टो से बात करी थी उस जगह को सेंटर मानते हुए आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में पूरा छाना गया समुद्र कि कहीं तो उनको वो एल्फेस्टो मिल जाए, लेकिन उनको एल्फेस्टो फिर से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तकरीबन आने वाले 14 दिनों तक ऊपर हवा में मौजूद जहाज, नीचे पानी में मौजूद जहाज, तट पर बैठे हुए लोगों ने रेडियो वगैरह से हर तरीके से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी, लेकिन कहीं से भी एल्फेस्टो का पता ही नहीं लग रहा था कि आखिर एल्फेस्टो फिर से गुम कहां हो गई। उनको तो वापस घर आ जाना चाहिए था, अब तक तो कब का। खैर 14 दिनों बाद वापस सभी जहाजों को तट पर बुला लिया गया, जो हवा में जहाज उड़ रहे थे उनको भी लैंड करवा दिया गया और तब ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हो सकता है अब तक तो वो चारों लोग मर चुके होंगे, अब हमें उनकी तलाश को बंद कर देना चाहिए। फैमिलीज को फिर से बहुत तगड़ा झटका लगा। जहां वो 2 हफ्ते पहले पार्टी कर रहे थे अपने परिवार वालों के मिलने की खुशी में, अब वो 2 हफ्तों बाद फिर से बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे, उसी दुख में वापस पहुंच चुके थे जो वो 2 हफ्ते पहले थे। दिन बीतते रहे, दिन हफ्तों में बदल चुके थे और हफ्ते महीनों में बदल चुके थे। तकरीबन 2 महीनों का समय बीत चुका था। दिन आया 9 अक्टूबर 1968 यानी कि 9 अक्टूबर 1968 का। समुद्र में मौजूद एना डी मायो नाम का ये जहाज अपने रास्ते पर था। एक्चुअल में इसने अपने ऊपर काफी सारा कार्गो लोड किया हुआ था और इस सारे कार्गो को लेकर उसे सीधा वेनेजुएला की तरफ जाना था और ये सारा कार्गो वहीं पर अनलोड करना था। तो जैसे ये जहाज अपना समुद्र में रास्ता कवर करते हुए 9 अक्टूबर के दिन वेनेजुएला की तरफ जा रहा था, तभी यहाँ इसके ऊपर मौजूद क्रू मेंबर्स ने अपने अपने दूरबीन से बहुत दूर एक छोटी सी नाव को ऐसे ही समुद्र में हिचकोले खाते हुए देखा। जैसे ही उन क्रू मेंबर्स ने चीज नोटिस करी, वो सीधा भागकर कैप्टन के पास गए। कैप्टन को जगाया गया। कैप्टन ने अपनी दूरबीन से समुद्र के बीच में हिचकोले खाती हुई उस छोटी सी बोट को देखा और कहा कि हाँ यार, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है कि शायद हो सकता है कि ये बोट यहाँ इस तरीके से रास्ता भटक गई हो, तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। ये महसूस करते ही कैप्टन ने तुरंत
तट पर मैसेज किया कि शायद हो सकता है हमें कोई लावारिस बोट मिली है, हो ये भी सकता है कि उसके अंदर कोई जिंदा व्यक्ति हो और जिसको मदद की जरूरत हो, तो हम अपना थोड़ा सा रास्ता बदलकर उस बोट की तरफ जा रहे हैं, अगर वहां किसी को मदद चाहिए होगी तो हम उसकी मदद कर देंगे। तट की तरफ से मैसेज आया कि ठीक है तुम जाओ, अपना रास्ता बदल सकते हो। एना डी मायो ने अपना रास्ता बदला और सीधा उस छोटी सी बोट की तरफ जा चुके थे। तो जैसे जैसे बड़ा सारा जहाज उस छोटी सी नाव के पास पहुंचा, तो कैसे ही कैप्टन ने अपनी दूरबीन से उस बोट की तरफ देखा तो उसने इसका नाम पढ़ा, और ये नाम कोई और नहीं बल्कि एल फॉस्टो ही था। लेकिन कैप्टन अपने जहाज से इस छोटी सी नाव को देखते हुए बस यही सोच रहा था उस टाइम पर कि यार हम तो इतने बड़े जहाज में इस समुद्र को पार करते हुए डरते हैं, बट इतने बड़े समुद्र में, और वो भी ऐसा समुद्र जो हमेशा उफान पर रहता है, हमेशा हिचकोले खाता रहता है, उस समुद्र के अंदर इस छोटी सी नाव के सहारे इतना बड़ा रास्ता तय करना हमें तो कुछ सही नहीं लग रहा। तो कैप्टन ने जस्ट सोच रहा था और उस बोट को देख रहा था। उसको उम्मीद थी कि शायद हो सकता है उसको कोई व्यक्ति इस बोट के ऊपर जिंदा मिल जाए। तो जैसे ही एना डी मायो इस एल फॉस्टो के पास पहुंचा, बिल्कुल इससे सटाकर वहीं पर इस जहाज को खड़ा किया गया। तो एना डी मायो जहाज से 3-4 क्रू मेंबर नीचे सीढ़ी से लटकते हुए सीधा एल फॉस्टो के अंदर उतरे और उस डेक के ऊपर देखने लगे कि आखिर उनको कोई मिलता है या नहीं। वो आवाज़ लगा रहे थे कि वहाँ कोई है या नहीं, बट अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। उनमें से 2 क्रू मेंबर सीधा कंट्रोलर रूम में गए वहाँ देखने के लिए कि आखिर उन्हें कुछ मिलता है या नहीं, लेकिन वो कंट्रोलर रूम भी एकदम खाली पड़ा हुआ था। जिसके बाद इन दोनों क्रू मेंबर्स ने इस जहाज़ को शुरू करने की कोशिश करी, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी। तो जैसे ही उन्होंने वो स्टार्टर का बटन दबाया तो पहली ही कोशिश में ये जहाज़ यानी कि एल फॉस्टो स्टार्ट हो चुका था, मतलब इसके अंदर कोई भी खराबी नहीं थी। तो फिर ये जहाज इस तरीके से समुद्र के अंदर लावारिस क्यों छोड़ा गया? खैर, लावारिस छोड़ा गया, इसके मालिक कहां पर थे, इसके अंदर सवार लोग कहां पर थे? तो 2 क्रू मेंबर्स तो इस शिप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बाकी बचे हुए 2 क्रू मेंबर्स इस छोटी सी बोट के डेक को खंगाल रहे थे कि आखिर उन्हें कुछ मिलता है नहीं। जिसके बाद उनको नीचे जाने का रास्ता दिखाई दिया, लेकिन वो ऊपर से बंद किया गया था। तो जैसे ही उन्होंने उस रास्ते के ढक्कन को खोला, उसके अंदर से उनको बहुत ही तेज स्मेल आई। जैसे ही वो स्मेल आई, वो दोनों पीछे की तरफ हट गए। उन्होंने वापस उस डब्बे को बंद कर दिया और ऊपर आवाज लगाने लगे कि जनाब नीचे से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, हम तो नीचे नहीं जा सकते। लेकिन कैप्टन ने ऊपर से आवाज लगाई कि हमें नीचे देखना तो पड़ेगा ही, आखिर ये जहाज है किसका, इसके ऊपर कौन सवार था और आखिर इसके ऊपर सवार लोगों के साथ क्या हुआ है, तुमको नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे से क्रू मेंबर्स ने ऊपर कैप्टन को आवाज लगाई कि जनाब हम नीचे जाएंगे, लेकिन आप हमारे एक बार टॉर्च फेंक दीजिए। हम अपनी टॉर्च साथ नहीं लेके आए। कैप्टन ने तुरंत ही अपनी टॉर्च नीचे फेंकी, उस टॉर्च को जलाकर वापस उन्होंने उस ढक्कन को खोला। दोनों क्रू मेंबर्स अब नीचे उतर चुके थे। एक्चुअल में वो इस इंजन रूम के अंदर जा रहे थे, जहां पर इस पूरे नाव का इंजन लगा होता है। आपने देखा ही होगा कि बड़े बड़े जहाजों के अंदर या वे छोटे जहाजों के अंदर भी पूरा एक इंजन रूम होता है और उसी के अंदर से पूरा इंजन कंट्रोल भी किया जाता है। तो जैसे ये दोनों क्रू मेंबर्स इस इंजन रूम में घुसे, उनकी नाक पूरी जलने लगी थी, स्मेल इतनी ज्यादा तेज थी। खैर, जैसे तैसे वो अपनी नाक को बंद करके अपनी टॉर्च को जलाते हुए नीचे उतरे और नीचे उतरते हुए वो आगे की तरफ गए। तभी यहाँ उनके सामने एक बहुत ही अजीब सी चीज आ गई। एक एक्चुअल में बॉडी सामने इंजन के बीच में फंसी हुई थी। फंसी तो क्या हुई थी, वो एक्चुअल में लटकी हुई थी वहां पर। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक्सीडेंट हुआ, वो जानबूझ के वहां पर लटकाई गई थी। तो जैसे उन्होंने उस टॉर्च जलाकर इस बॉडी को देखा, तो ये स्मेल जितनी भी इस पूरे नाव के अंदर फैली हुई थी, ये सारी स्मेल इसी बॉडी से आ रही थी। इस बॉडी को देखकर वो दोनों क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने सीधा ऊपर की तरफ अपना रुख किया। ऊपर जाते ही वापस कैप्टन को बताया कि नीचे तो एक लाश पड़ी हुई है। कैप्टन ने कहा कि नीचे जाकर वापस देखो कि वो लाश किसकी है, उसके पास कुछ मिलता है या नहीं मिलता। दोनों क्रू मेंबर्स वापस नीचे गए। उन्होंने नोटिस किया कि लाश तो बिल्कुल नंगी है, मतलब कि इसके शरीर के ऊपर कपड़ा मौजूद नहीं है, सिर्फ इसने एक निक्कर सी डाली हुई है। इसके अलावा इसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं है। खैर, जैसे तैसे इन दोनों क्रू मेंबर्स ने उस लाश को चेक करना शुरू किया। वो टटोल रहे थे कि आखिर इसके आसपास कुछ पड़ा है नहीं पड़ा, इसने जो निक्कर पहनी हुई है उसके अंदर उन्हें कुछ मिलता है नहीं मिलता। तभी उनका ध्यान इस लाश के हाथ की तरफ गया, जो कि इंजन के ऊपर ही ऐसे साइड में रखा हुआ था। जब उस हाथ को देखा तो उस हाथ के अंदर एक रेडियो पकड़ा हुआ था उसने। मतलब कि जब भी ये व्यक्ति मरा होगा, जो भी ये व्यक्ति था, मरते टाइम ये रेडियो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है या तो किसी को अपना मैसेज देना चाह रहा हो, या फिर हो सकता है किसी का मैसेज सुनना चाह रहा हो, लेकिन मरने से पहले ये रेडियो का इस्तेमाल कर रहा था। खैर, सबसे पहले तो उन्होंने उस रेडियो को देखा। रेडियो को देखने के बाद इसकी निक्कर की तलाशी ली और इस निक्कर के अंदर ही उनको एक छोटी सी डायरी मिली। उस डायरी को निक्कर से बाहर निकालकर टॉर्च जलाकर उस डायरी को देखने लगे, लेकिन उस टाइम पर तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जस्ट वो डायरी अपनी जेब में डाली और इधर उधर देखने लगे कि क्या उन्हें कुछ और यहाँ पर मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली अब एक आदमी तो ये पूरी बोट चलाकर इतने खुले समुद्र में आएगा नहीं यहाँ पर। हो सकता है यहाँ कुछ और भी उन्हें मिल जाए। लेकिन नीचे पूरा इंजन रूम देखने के बाद इन दोनों क्रू मेंबर्स को अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वापस वो अपनी टॉर्च लेकर वापस अपने ऊपर डेक पर आ चुके थे। उन्होंने ऊपर कैप्टन की तरफ इशारा किया कि नीचे जनाब सिर्फ एक लाश उन्हें मिली है, बट और कुछ नहीं मिला, सिर्फ उन्हें एक डायरी मिली है छोटी सी, और वो इस डायरी को लेकर ही ऊपर आ रहे हैं।
दोनों क्रू मेंबर्स ऊपर पहुंचे, कैप्टन को वो डायरी दी। कैप्टन ने जैसे वो डायरी खोली उसको कुछ अजीब सा लगा। क्यों? डायरी वैसे तो बहुत ज़्यादा मोटी थी, लेकिन इसके अंदर से काफ़ी सारे पेज फाड़ दिए गए थे। स्टार्टिंग के कुछ पेजेस इसमें सही सलामत थे, एक एंड वाला पेज इसमें सही सलामत था, बीच में से तकरीबन 28 पेज उस डायरी से फटे हुए थे। अब उन 28 पेजेस के अंदर क्या लिखा हुआ था ये आज तक समझ नहीं आया, लेकिन जो इस डायरी में मिला वो भी कुछ कम नहीं था। खैर, जो स्टार्टिंग वाले पेजेस थे उनके अंदर तो कुछ नहीं था, सिर्फ इसके अंदर हिसाब किताब ही लिखा गया था कि किससे कितने पैसे वगैरह लेने हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं, सिर्फ मैथ कैलकुलेशंस। लेकिन इस डायरी का जो लास्ट पेज था उसके अंदर बहुत कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो जो कैप्टन था और उसके साथ के जो क्रू मेंबर्स थे उनको सही से समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में इस डायरी के अंदर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने जस्ट उस डायरी को अपनी जेब में डाला और सोचने लगे कि ठीक है, हम इस बोट को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, टो करके जिसकी भी ये बोट होगी वो आगे तट पर आकर क्लेम कर लेगा, पूरी दुनिया के अंदर इसका सर्कुलर फैला देंगे कि हमें ऐसे ऐसे बोट मिली है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। कैप्टन तुरंत ही कंट्रोलर रूम में गया, वहां से उसने मैसेज किया कि जनाब हमें ऐसे ऐसे एल फोस्टो नाम की एक छोटी सी नाव ऐसे समुद्र में तैरती हुई मिली है और उसके अंदर एक लाश भी हमें मिली है, उस लाश से हमें एक छोटी सी नोटबुक मिली है, एक छोटी सी डायरी मिली है और वो सब कुछ हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। हम इस एल फोस्टो को अपने साथ ही टो करके लेकर आ रहे हैं तट तक, वेनेजुएला तक, और आप वहां पर सर्कुलर फैला दीजिए कि ये बोट मिली है, जिसकी भी हो हमारे पास आकर क्लेम कर ले। तुरंत ही लापाल्मा आइलैंड पर भी मैसेज रिसीव हुआ कि फिर से एल फोस्टो उन्हें मिल चुकी है और उसके ऊपर अब की बार लाश मिली है। तो लापाल्मा आइलैंड पर मौजूद सभी अधिकारी बहुत ज्यादा शॉक में आ चुके थे कि अब ये 2 महीनों बाद फिर से क्या शुरू हो गया, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था। खैर, एना डी मायो ने अपनी टो लाइन निकाली। टो लाइन आपको पता ही होगा कि एक बहुत बड़ा तार होता है, काफी लंबा और मजबूत तार, जिससे कोई भी जहाज दूसरे जहाज को टो करके लेके जाता है। तो एना डी मायो ने अपनी टो लाइन समुद्र के अंदर फेंकी। नीचे एल फोस्टो पर पहले ही क्रू मेंबर्स मौजूद थे, उन क्रू मेंबर्स ने उस टो लाइन को सीधा एल फोस्टो से अटैच किया। अटैच करते ही वो सीधा अपने जहाज पे गए। अब ये एना डी मायो एल फोस्टो को टो करते हुए वेनेजुएला की तरफ बढ़ रहा था। पहला दिन सही गया। 11 अक्टूबर 1968 का दिन आ चुका था। 11 अक्टूबर की सुबह सुबह एना डी मायो के कैप्टन की तरफ से तट पर एक बहुत ही अजीब सा मैसेज गया। उस मैसेज में एना डी मायो के कैप्टन ने कहा कि जनाब हम तो अपने रास्ते पर सही चल रहे थे, लेकिन जैसे ही 11 अक्टूबर की सुबह सुबह हम उठकर वापस डेक पर आए तब हमने पीछे देखा कि क्या एल फेस्टो सही चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन एल फेस्टो पीछे था ही नहीं। जी हाँ, उनकी जो टो लाइन थी, अब आप सोच कर देखिए, कार्गो इतना बड़ा जहाज, शहर जैसा जहाज, उनकी जो टो लाइन होती है वो ऐसी वैसी नकली सी तो कोई रस्सी तो होती नहीं, पूरी स्टील की उनकी टो लाइन थी, इतनी मजबूत टो लाइन, वो भी बीच में से टूटी हुई थी। सिर्फ एक छोटे से जहाज को खींचते हुए, सोच कर देखिए आप, छोटी सी बोट को खींचते हुए उनकी टो लाइन टूट चुकी थी और इस टो लाइन के टूटते ही एल फेस्टो नीचे समुद्र में डूब चुका था और सामने उनको डूबते हुए दिख भी रहा था कि एल फेस्टो के साथ एकदम से क्या हुआ और ये टो लाइन एकदम से कैसे टूट गई। खैर, जैसे भी था, एल फेस्टो समुद्र में डूब चुका था। ये एना डी मायो वाले बेचारे अपनी टूटी हुई टो लाइन के साथ ही वेनेजुएला की तरफ बढ़ रहे थे। वो कुछ ही टाइम बाद अब वेनेजुएला पहुंचने भी वाले थे। तट पर पहुंचते ही एना डी मायो के कैप्टन ने अधिकारियों को समझाने की कोशिश करी कि जनाब हम तो बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से उसको खींचकर अपने साथ लेकर आ रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कैसे टूटा और कैसे डूबा। खैर, जो भी था वो वहीं पर डूब गया। हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हमें जो उस नोटबुक मिली थी वो अपने साथ हमने रखी थी, बाकी सारा सामान उसके अंदर ही था। वो नोटबुक आपके सामने है, अब जिसकी भी है ये डायरी आप उसको दे दीजिए। तुरंत ही लापाल्मा आइलैंड की तरफ से ये मैसेज आया कि ये डायरी हमारी है। वो फैमिलीज जो थी, चारों लोगों की फैमिली सीधा वेनेजुएला पहुंची, वहां पर जाकर अधिकारियों से मिली। अधिकारियों ने उन चारों की फैमिलीज को वो नोटबुक दिखाई और पहचानने की कोशिश करी कि आप पहचानो ये राइटिंग किसकी है। जल्द ही हुलियो की पत्नी, वही आदमी जिसने लिफ्ट मांगी थी लापाल्मा आइलैंड पर जाने के लिए रात को उस दिन, खैर उसकी पत्नी सामने आई और उस बेचारी ने कहा कि ये तो मेरे पति की हैंड राइटिंग है, क्योंकि उसी की ये थोड़ी अटपटी सी राइटिंग है और मैं अच्छे से पहचानती हूँ कि वो कैसे लिखता है। जिसका साफ मतलब ये था कि जिसकी लाश ये एना डी मायो के क्रू मेंबर्स ने देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि हुलियो ही था। और हुलियो ने ही मरने से पहले इस डायरी के अंदर जरूर कुछ ना कुछ लिखा था और वही अब लिखा हुआ सारा तामझाम अब ये हुलियो की पत्नी पढ़ने वाली थी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो स्टार्टिंग के पेज तो सिर्फ हिसाब किताब वाले थे, सिर्फ अंतिम पेज पर ही यहाँ हुलियो ने लिखा हुआ था अपनी पत्नी को कि कैसे तुम मेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक्सेस कर सकती हो, कैसे तुम्हें मेरे मरने के बाद इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा, कैसे मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो खरीदी हुई है उनकी रजिस्ट्री वगैरह कहाँ पर है, कैसे तुम उनको बेचकर अपना घर चला सकती हो, इसके अलावा किस किस से मुझे पेमेंट्स वगैरह लेनी है, वो सारा हिसाब किताब उसके अंदर लिखा हुआ था। और एंड में यहाँ लिखा था कि मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है और ये बात कभी भी अपने
बच्चे को मत बताना, यानी कि मेरे बेटे को मत बताना कि एक्चुअल में उसके पिता के साथ क्या हुआ। सिर्फ उसने एंड में यही लिखा कि भगवान ने यही चाहा था मेरे साथ यही हो और यही हो रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम्हारे लिए इतना कमा रखा है कि तुम आराम से खा लोगी। और इस नोटबुक के एंड वाले पेज पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। मतलब यहां से ये तो साफ था कि हुलियो को ये पता था कि वो मरने वाला है, बट यहां पर ये बीच के 28 पेज कहां गायब हो गए, कहां घुस गए, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। नहीं, आप खुद ही सोच कर देखिए, अगर हुलियो को पता था कि वो मरने वाला है, वो इतना कुछ लिख रहा है कि अपनी पत्नी को डायरेक्शंस दे रहा है आगे उसके मरने के बाद क्या करना है उसे, तो वो कुछ एक पेजेस पर ये भी तो लिख सकता था कि एक्चुअल में शिप के साथ क्या हुआ, बाकी जो तीनों लड़के थे, बाकी जो तीनों भाई थे, उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ, और ये शिप इस तरीके से इस हालात में कैसे पहुंचा, कुछ तो लिखता। लेकिन वहां उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मुझे यहां पर लगता है कि एक्चुअल में उसने सब कुछ लिखा होगा उन 28 पेजेस में जो कि उस डायरी से फाड़े गए थे। हो सकता है उसके मरने के बाद इस डायरी से वो पेजेस वापस फाड़ दिए गए हों, या फिर किसी और ने फाड़े हों, जो भी कुछ हुआ हो, एटलीस्ट उसको ये तो पता था कि वो मरने वाला है, तो सब कुछ वो पहले लिखता। वो इतना कुछ लिख रहा है तो थोड़ा बहुत तो वो भी लिखा ही होगा ना उसने। दूसरी सबसे बड़ी बात, बाकी के 3 और लोग कहां पर थे? जब इस एना डी मायो के क्रू मेंबर्स ने पूरे बोट की तलाशी ली तो उसके ऊपर सिर्फ ये हुलियो ही मिला था, उसी की लाश मिली थी। बाकी के तीनों लोग, बाकी के तीनों लड़के कहां गए, उनकी लाशें क्यों नहीं मिली, ये आज तक समझ नहीं आया। तीसरी सबसे बड़ी बात, 25 जुलाई के दिन जब डुकैसा नाम का वो बड़ा सारा जहाज इस नाव से मिला था, यानी कि एल्फोस्टो से मिला था, और उसने खाना पानी भी इस नाव पर रखवाया था अपनी तरफ से, उस टाइम पर इन लोगों ने क्यों नहीं मदद ली डुकैसा वालों से? अगर ये रास्ता भटक चुके थे, अपने घर से 120 मील दूर फालतू में ही पहुंच चुके थे, तब इन्होंने क्यों नहीं मदद ली? यहाँ पर काफ़ी सारी थ्योरीज मार्केट में इस केस से रिलेटेड है, लेकिन 50 साल हो चुके हैं, बट अभी तक भी एक्चुअल सच इसका निकल कर सामने नहीं आया कि एक्चुअल में एल्फोस्टो के साथ क्या हुआ था, उसके अंदर बैठे लोगों के साथ क्या हुआ था। खैर, मैंने भी इसके बारे में अपना छोटा सा दिमाग लगाकर काफ़ी कुछ सोचा, तो मैं इस नतीजे पर निकला कि हो सकता है अंदर बैठे चारों लोगों के बीच में पैनिक फैल गया हो। जब वो रास्ते से पहली बार भटके होंगे, उनके अंदर पैनिक फैल गया होगा। और आपको भी पता है कि हम पैनिक में आकर बहुत ज्यादा गलत डिसीजंस लेते हैं, हमारा दिमाग काम करना सही से बंद कर देता है, हम ये सोच ही नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत, हमें जस्ट करो या मरो वाली स्थिति दिखती है। और यहाँ पर भी यही हुआ होगा, इन्होंने पैनिक के अंदर आकर गलत कुछ फैसले ले लिए होंगे, जिसके बाद ये और ज्यादा गलत करते गए और अल्टीमेटली सीधा ये मौत के मुंह में समा गए। सो आई वांट कि आप अपनी थ्योरीज बनाइए कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ होगा। लोग कहते हैं कि हो सकता है एल्फोस्टो वाले कुछ स्मगल कर रहे होंगे, कुछ गलत सामान किसी और देश तक लेकर जा रहे होंगे, इसलिए तो उन्होंने डुकैसा से मदद नहीं ली। हो सकता है उनके साथ, या फिर हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो समुद्र में जो कि उन्हें नहीं देखना चाहिए था। हो सकता है इन चारों के बीच में ही आपस में लड़ाई हो गई होगी किसी बात को लेकर, इसी वजह से चारों मारे गए। बातें तो बहुत सारी हैं, बातें आपको भी बनानी है। कमेंट्स के अंदर अपना दिमाग चलाइए, सोच कर देखिए कि आखिर इस एल्फोस्टो पर बैठे चारों लोगों के साथ क्या हुआ होगा, उन 28 पेजेस के अंदर क्या लिखा गया था जो फाड़ दिए गए एंड में। आपकी थ्योरीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजिएगा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जिसकी सबसे रेलेवेंट थ्योरी मुझे लगेगी, उसकी थ्योरी को मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाऊंगा, ताकि पूरी दुनिया को आपकी थ्योरी समझ में आ सके कि हाँ, ये भी तो हो सकता है एल्फोस्टो के साथ। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट RGP को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।